वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज जो है हम लोग रिवीजन क्लास शुरू करेंगे क्लास 10th के लिए, जो बिहार बोर्ड का है सीबीएसई पैटर्न पर। एनसीईआरटी मैथ को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसका पहला चैप्टर है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वीडियो बहुत लंबा बनेगा, इस कारण से शॉर्ट में हम बताएंगे, उतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग ध्यान देते जाइएगा। ये चैप्टर टॉपिक हो गया। चैप्टर टॉपिक में पहला संख्या वर्ण जानेंगे, संख्या की पूरा जानकारी लेंगे शॉर्ट में ही, लेकिन फिर भी जानकारी जरूर लेंगे। और ये पहला है प्राकृत संख्या। शुरू होती है अंक से, उसके बाद आती है संख्या, लेकिन हमको पढ़ना है प्राकृत संख्या, क्योंकि उतना हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे खुल करके ज़्यादा, ठीक है। इतना हम जरूर, क्योंकि ये रिविजन है, ठीक है। आपको अगर एक्सप्लेन करके पढ़ना है तो आप बैच में पढ़ सकते हैं, पढ़ाई भी है। ये हमको एग्जाम 2022 को देखते हुए, जो एग्जाम होने वाला है 17 फरवरी से, सौभाग्य से देखिए 17 फरवरी को पहला एग्जाम जो है वो अभी आपका मैथ का ही है, ये पेपर, ठीक है। इसलिए आपका पहला चैप्टर जो है ये आपका रियल नंबर, ठीक है। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आइए संख्याओं की जानकारी, पहले आइए प्राकृत संख्या पे, ठीक है। नेचुरल नंबर इंग्लिश में होता है। प्राकृत संख्या क्या होता है? गिनती की संख्या। जैसे हम गिनते हैं, शुरू कहाँ से करते हैं गिनना? 1 से। जैसे 1 2 3 इस प्रकार से गिनते हैं। आप ये जानते हैं कि यह संख्या एक क्रम को दर्शाती है। क्रम मतलब ऑर्डर, बढ़ते क्रम और घटते क्रम। आप देख लीजिए, यहाँ सामने आइए, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5, ये एपी को भी फॉलो करती है ना। एपी भी क्या कहता है हमारा कि दो पदों के बीच का अंतर अगर सेम रहता है तो क्या होता है? एपी होता है। ये क्रम है, ठीक है। अब ये क्रम को समझते, इधर से पीछे चाहिए 5 4 3 2 1, एक क्रम में बढ़ रहा है, एक क्रम में बढ़ रहा है, एक क्रम में घट रहा है, यही क्रम है, ठीक है। अब इसमें जानेंगे सबसे छोटा कौन है, तो देख रहे हैं सबसे छोटा कौन है? 1 है। ये हो गया सबसे छोटी संख्या, जो हो गया सबसे छोटी प्राकृत संख्या कह सकते हैं इसको, वो हो गया 1। अब बड़ी, अब बताइए आप कहाँ तक गिन सकते हैं? कहाँ तक गिन सकते हैं? अनंत तक। जानवे करते हैं अनंत तक गिन सकते हैं, तो अनंत इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसको अनंत भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में इनफिनाइट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये संख्या में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। अब आते हैं पूर्ण संख्या। इसी से बना हुआ ये संख्या है। इसमें आप देखिए कहीं भी आप 0 शामिल किए हैं? नहीं किया है। अब इसमें हम 0 शामिल करेंगे। जैसे 0 शामिल होगा तो वो क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या, होल नंबर, इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, ठीक है। प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल करना। जब प्राकृत संख्या है 1 2 3 4 5, उसमें हम शुरू में क्या लगा देते हैं? 0। देखिए 0 लगा हुआ है ना, जैसे 0 लगाते हैं क्या बन गया? पूर्ण संख्या। बहुत सिंपल। आगे देखते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर, अब इसमें जो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सब क्या है? पूर्ण संख्या है। तो सिंपल सी, अब इसमें बताइए सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटी जो है वो क्या है? 0 है। लिख सकते हैं आराम से 0। क्या कोई दिक्कत है? देख लीजिए आगे। फिर अब इसमें सबसे बड़ा हम कहाँ तक गिन सकते हैं, कहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं? इससे आगे अनंत तक। गिना जानवे करते हैं हम कहाँ तक गिन सकते हैं? अनंत तक। इसमें लगा देंगे अनंत। यही बात सेम बात जो प्राकृत संख्या में है। तो समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आभास संख्या। देखिए नींव यही है, प्राकृत संख्या, उसी से क्या बना? आगे बढ़े पूर्ण संख्या, उसी से आगे बढ़ेंगे तो आभास संख्या, ठीक है। ये भी प्राकृत संख्या का ही है। तो ध्यान समझिए, प्राकृत संख्या का एक और नाम रूढ़ संख्या। ये आभास संख्या का एक और नाम रूढ़ संख्या, सॉरी मिस्टेक हो गया था। ये आभास संख्या का एक और नाम क्या है? रूढ़ संख्या, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। इसको क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। आगे देखते हैं, रुका। तो देखिए ये आभास संख्या जो होता है, ये रूट संख्या भी होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। तो नाम यहाँ देखिए, एग्जाम में आपको आभास संख्या की जगह रूट संख्या भी पूछ सकता है, तो आपको नाम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर जानने करते हैं क्वेश्चन किस प्रकार का सेट करता है, साथ में एक ऑब्जेक्टिव सेट करेगा, तो जानने करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, इसको क्या होता है यहाँ देख लीजिए। वैसी प्राकृत संख्या, कौन संख्या है? प्राकृत संख्या, जिसका केवल, देख रहे नहीं, केवल 2 गुणनखंड हो। गुणनखंड तो जानते हैं, यहाँ देखिए क्या होता है गुणनखंड, हम यहाँ शॉर्टकट में समझा देते हैं। देखिए
जैसे हम कह सकते हैं 2 का गुणनखंड क्या होगा। अब बताइए 2 किस किस के पहाड़ा में आएगा। 1 के पहाड़ा में आएगा, 2 के पहाड़ा में आएगा। अब यहाँ दीजिए 3 देख लीजिए, 3 का क्या गुणनखंड हो सकता है। 3 किसके किसके पहाड़ा में आ सकता है। 1 के पहाड़ा में और 3 के पहाड़ा में और किसी के पहाड़ा में नहीं। अब बताइए इसका क्या गुणनखंड है। 2 को कह सकते हैं इसका 2 गुणनखंड है, जिसका मतलब स्पष्ट है कि ये क्या है, आवाज संख्या है। क्या इसमें कोई दिक्कत है किसी को। बढ़िया से यहाँ फिर एक बार समझ लीजिए ध्यान से। अब यहाँ देखिए 4 लेते हैं, 4 लेके देखते हैं। तो 4 का क्या गुणनखंड होगा। 1 2 4। अब बताइए इसका क्या गुणनखंड हुआ 3 ठो। हम क्या बोले आवाज संख्या क्या कहता है, प्राकृत संख्या। बताइए क्या 2 3 या 4 प्राकृत संख्या नहीं है, है? अब यहाँ देखिए जब प्राकृत संख्या है तो उसका देखते हैं खड़ा है, केवल 2 को गुणनखंड होना चाहिए। 2 और 3 का देखिए 2 गुणनखंड था, लेकिन 4 का क्या हो गया 3 ठो। यहाँ ये छट गया। इसी का मतलब है ये क्या हो गया 4, ये 4 हो गया। इसमें आ जाएगा ये आभास संख्या में। किसमें आ जाएगा आभास संख्या में। आगे इसको देखते पढ़ते हैं। ये क्या हो गया भाज्य संख्या। क्या हो गया भाज्य संख्या। ठीक है। अब देखिए भाज्य संख्या उसका अलग नाम यौगिक संख्या, एगो और नया नाम उसको कहते हैं संयुक्त संख्या। ये आप लोग को बताए नहीं थे। ठीक है, इस बार एकदम बढ़िया से देख लीजिए। संयुक्त संख्या इंग्लिश में नहीं बदलता है, हिंदी में बहुत सारा नाम दे देता है, समझ गए ना। लेकिन इंग्लिश में वही है कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसका है प्राइम नंबर, इसका है कंपोजिट नंबर। ठीक है, लेकिन बिहार बोर्ड क्या करता है, ये आपको ये पता है ना, भाज्य संख्या सब बच्चा पढ़ता है, यौगिक संख्या भी लगभग पढ़ता ही है। लेकिन पता है संयुक्त संख्या पढ़े थे नहीं, यही संख्या होता है संयुक्त संख्या। तो समझ में आ गया ना। चलिए इस पर बहुत क्वेश्चन भी है, समझ गए ना। हम क्वेश्चन भी बताएंगे, पहले थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। आइए, तो वैसी प्राकृत संख्या जिसका 2 से अधिक, ध्यान देखिए ना, इसका 2 गुना था, यहाँ देखिए 2 से क्या ज्यादा है ना। तो 2 से ज्यादा मतलब क्या, 2 से ज्यादा 3 4 5 जितना भी हो जाएगा, लेकिन 2 से ज्यादा। जैसे 2 से अधिक हो गया गुणनखंड, तो वह सब क्या कहलाएगा भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, यौगिक संख्या, कंपोजिट नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। 2 का द्वियोग था, ये आभाज्य संख्या में आता है। 3 का भी द्वियोग था, आभाज्य संख्या में आया। तो शुरू कहां से हुआ 4 से। देखना ये 4 से, ये 4 से 4 6 8 9 10 12 अंतर जाएगा। आगे देखिए, अब बताइए इसमें सबसे छोटा कौन है 4। तो 4 क्या हो गया सबसे छोटी भाज्य संख्या। याद रखिएगा ध्यान से। अब यहाँ देखिए आभाज्य संख्या में क्या लिखे थे सबसे छोटी में, यहाँ 2 लिखेंगे। एक बात और याद रखिएगा, ये आभाज्य संख्या के श्रेणी में ऐसा केवल एक वह संख्या 2 है जो सम भी है। क्या है सम भी है। ये सम में देख लीजिए 2 है ना, इसके बाद में सब देखिए विषम संख्या है कि नहीं। तो ये इस चीज को याद रखिएगा, 2 से यह संख्या आभाज्य संख्या शुरू होता है, समझ गए ना। और वह सम भी है। इसको इसका मतलब कह सकते हैं कि सम आभाज्य संख्या जो होता है वो क्या होता है 2, केवल 2 ही होता है। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा तो जानने करते बड़ा कहा जा सकते हैं अनंत तक, फिर इसका अनंत लगा दीजिए। फिर इसमें देखिए इसका भी कहा जा सकते हैं अनंत तक जा सकते हैं। लेकिन ये देखिए क्या इसमें 1 आया, इस संख्या में कहीं पर 1 आया नहीं आया, इसमें 1 आया भैया 1 गया कहाँ, यहाँ देखिए 1 कहाँ गया। अब बताइए 1 का हम गुणन क्या निकालते हैं, गुणनखंड निकालते हैं 1 का गुणनखंड 1 किसके पारा में होगा 1 के पारा में। हम क्या बोले थे कि जब 2 को होगा तो किसमें आ जाएगा आभाज्य संख्या में, और जब 2 से ज्यादा होगा तो आ जाएगा भाज्य संख्या संयुक्त संख्या में। लेकिन इसका हुआ 1 आप खुद बताइए, जब 1 हुआ तो वह क्या होगा, सीधी बात है जब वो 1 हो गया तो सीधी बात है ना इसमें गया ना इसमें गया भैया, या खुद ब खुद कह रहा है। नीचे में यहाँ देख लीजिए नोट में लिख के कह रहा है 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। इसीलिए भटकिएगा नहीं है, क्वेश्चन में गलती नहीं कीजिएगा, समझ गए ना। इसलिए कि यहाँ देखिए आपको क्या पूछ देगा कि लगातार 2 अभाज्य संख्या का लॉसव क्या होता है, या लगातार 2 भाज्य संख्या का मौसव क्या होता है। सब क्वेश्चन हम करेंगे धीरे धीरे। आइए यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ तक देख लीजिए, उसके बाद आगे आइए ध्यान से, बंद कर दिया। चलिए आगे देख लीजिए, 5वां है, आगे देखिए पूर्णांक। ठीक है, उतना खास ये सब का है नहीं मत, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। ध्यान दीजिए यहाँ पर देख लीजिए ऋण तथा धन। देखिए वीडियो मेरा फोटो भी कटे तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ देख लीजिए बढ़िया से, ऋण तथा धन चिन्ह वाले पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होता है देख लीजिए, निराली संख्या 0 से जो शुरू होता है 1 2 3 करते हैं, यह सब संख्या क्या होता है पूर्ण संख्या। इसी में क्या लगा देंगे
ऋण मतलब माइनस का चिन्ह और धन मतलब प्लस का चिन्ह जब लग जाता है तो वह सब वो संख्या क्या बन जाता है, पूर्णांक बन जाता है, इंटीजर बन जाता है। समझ गए? यहाँ देख लीजिए। अब बताइए, इधर माइनस वाला है, इधर प्लस वाला है ना, और साथ में क्या है, जीरो, पूर्ण संख्या। इस सब मिलके क्या बन गया, पूर्णांक। समझ गए? ये भी इधर भी अनंत तक बढ़ सकता है, अनंत तक बढ़ सकता है। लेकिन अब इसमें छोटा और जब बड़ा की बारी आएगा तो समझिए, ध्यान से समझिए, फिर से देख लीजिए एक बार। अब बताइए, इसमें माइनस वाला में सबसे छोटा कौन है, माइनस वाला में सबसे छोटा कौन है, छोटा का तो अंत नहीं है, क्योंकि माइनस एक है, फिर माइनस दो भी छोटे हैं, उससे कम भी छोटे, उससे कम छोटे, तो मतलब माइनस में जितना आगे बढ़ते हैं उतना ही क्या होता है, छोटा होते जाता है। प्लस में देखिए, इसमें ये इधर बड़ा वाला होगा, इधर इधर तो पता चल रहा है कि सबसे छोटा कौन है, एक है। ये कौन है, धनात्मक है। देखिए यहाँ पर सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक एक होती है। क्या होती है, एक। आगे देखिए, अब क्या लिखे यहाँ पर, सबसे बड़ी ऋणात्मक। अब माइनस में सबसे बड़ा कौन है, माइनस एक से बड़ा कौन संख्या हो सकता है भैया, है कोई नहीं है। तो यहाँ देख लीजिए, तो पूर्णांक में आप जान लीजिए कि ऋणात्मक सबसे बड़ी, ऋणात्मक पूर्णांक जो तो क्या होता है, माइनस एक होता है ऋणात्मक में। फिर धनात्मक में सबसे बड़ी का तो अंत नहीं है, लेकिन इसीलिए धनात्मक में सबसे छोटा लिए है। देख लीजिए, धनात्मक पूर्णांक में छोटा लगा हुआ है ना, सबसे छोटा क्या होता है, एक होता है। आगे देख लीजिए। अब बताइए, इसमें ध्यान समझिए, नोट में क्या लिखे हैं, जीरो न तो धनात्मक। भैया जीरो के बारे में कुछ नहीं कहे, हम कह रहे हैं, समझ लीजिए। जीरो न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक। जीरो का मतलब कुछ नहीं, सीधा सीधा ऐसा समझ सकते हैं, न लिया और न दिया, बीच में खा पी के बराबर है, न लेगा न देगा, वो क्या कहलाएगा, जीरो, है ना। जीरो क्या है, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या, ये दोनों में कुछ नहीं है, जीरो, बिल्कुल जीरो। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। समपूर्णांक क्या है, समपूर्णांक। अब संख्या कहिएगा, संख्या क्या है, जान लीजिए, समपूर्णांक वही बात है, सेम बात, ठीक है। अब समपूर्णांक, ठीक है, इवन इंटीजर कह सकते हैं, क्या, इवन इंटीजर, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक पर है ना, इसी पूर्णांक में, इस पूर्णांक का समूह है, पूर्णांक इतना दे देंगे, कहेंगे उसमें जितना पूर्णांक है, जिस अगर उसमें दो से भागा पूरा पूरा लग गया तो वह सब क्या कहलाएगा, समपूर्णांक। दो से पूरा पूरा भागा लग जाएगा, एक झोला पूर्णांक आपको दे देंगे, ठीक है। उस जितना पूर्णांक है उस सब में अगर दो से भागा देंगे, जिसमें जिसमें दो से भागा लग गया वो क्या कहलाएगा, समपूर्णांक। क्या कोई दिक्कत है, चाहे माइनस वाला हो प्लस वाला हो, क्योंकि पूर्णांक में करते हैं दोनों होता है, माइनस होता है प्लस होता है, तो कोई दिक्कत है आपको नहीं। आगे देखिए, अब इसमें देखिए, माइनस दो, जीरो, दो, चार, तो माइनस वाला भी है, प्लस वाला भी है, जीरो है, सब में सब क्या है, समपूर्णांक है। क्या कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, सबसे छोटी धनात्मक समपूर्णांक है ना, ये समपूर्णांक सबसे छोटा इसमें कौन है बताइए तो, धनात्मक में दो है। सर जीरो तो छोटा है, लेकिन जीरो क्या बताएं, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ, ना तो धनात्मक न ऋणात्मक, जीरो आप कहिए, कैसे कहिएगा, तो पॉइंट में पकड़ा जाइएगा, इसलिए गलती ना करना। यहाँ देख लीजिए, अब सबसे बड़ी ऋणात्मक समपूर्णांक, अब सबसे बड़ा ऋणात्मक इसमें कौन है, सर अभी तो हम ऋणात्मक पढ़ाए थे, सबसे बड़ी माइनस है, यहाँ माइनस दो कैसे, ये भैया है क्या, समपूर्णांक, पकड़ना है, देख रहे हैं ना, यह है समपूर्णांक, इसीलिए सम में अब ये मैंने दो से भागा लगेगा, इसका मतलब है माइनस दो हो गया सबसे बड़ी ऋणात्मक समपूर्णांक, ठीक है। आगे देख लेते हैं, चलिए। तो ये सब यहाँ तक ये पूरा क्लियर हो गया है, ठीक है। अब जो हम पढ़ेंगे इसका भैया आगे छोटका विषम पूर्णांक, ठीक है। चलिए, तो आप लोग जो है यहाँ तक तो हो गया था कि सम संख्या, तो अगला है ये आपका 7वें नंबर में चलते हैं, विषम पूर्णांक, ठीक है। अब विषम पूर्णांक क्या होता है, अभी तो बता दिए थे, एक झोला पूर्णांक लेंगे, उसमें दो से भाग डिवाइड करेंगे, भागा करेंगे, अगर जो पूर्णांक दो से पूरा पूरा कट जाएगा वह सम का लगेगा, कट जाएगा तो सम होगा, नहीं कटेगा तो क्या होगा, विषम। तो सिंपल है, तो उसी को विषम पूर्णांक करते हैं, जो दो से पूरा पूरा नहीं कटेगा, जिसमें दो से पूरा पूरा भागा नहीं लगेगा। आइए देखिए, जैसे देख लीजिए माइनस वाला भी, अब पूर्णांक है तो भैया माइनस वाला लेना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है, थोड़ा समझ गए ना, इसलिए माइनस लिए है, माइनस 3 है, माइनस 1 है, ये सब दो से कटेगा नहीं कटेगा, एक कटेगा नहीं कटेगा, 3 कटेगा नहीं कटेगा, 5 कटेगा, इस प्रकार से बहुत सारी संख्या है। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इसका भी बहुत सारा संख्या है। तो अब यहाँ देखिए कि अब इसमें आएगा सबसे छोटी धनात्मक विषम पूर्णांक, और जब धनात्मक की बात आया सबसे छोटका, तो सबसे छोटका एक से मैंने यहाँ देखिए, सबसे छोटी धनात्मक विषम पूर्णांक है ना, तो सबसे छोटका जो है एक से बढ़कर और कौन है, कोई नहीं, एक से बढ़ के क्या है, अब एक से यहाँ देखिए सबसे छोटी धनात्मक विषम पूर्णांक है, छोटका में
एक से बढ़ के कौन होगा। अब बड़का का तो अंते नहीं है, लेकिन सबसे छोटका जो है, सबसे छोटका धनात्मक विषम पूर्णांक वह एक है। अब आएंगे तो सबसे छोट बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक। अब बड़का यहाँ देखिए -3 बड़ा कि -1 बड़ा। आज सोचने वाला जन्म करते सोचता करते -3 बड़ा होगा, नहीं। माइनस में वो अगर चीज जितना बड़ा संख्या है, अगर उसमें माइनस लग गया तो वो उतना ही छोटा हो जाता है, समझ गए ना। यहाँ देखिए तो -1 और 3, -3 में कौन बड़ा, तो -1 बड़ा, सिंपल सी बात है। तो अब इस प्रकार से -1 से ऋणात्मक में विषम पूर्णांक सबसे बड़ा कोई नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, -1 होगा, ठीक है, -1 हो गया इसका। आगे चलते हैं, परिमेय संख्या देख लीजिए, परिमेय और अपरिमेय, ये बहुत इंपॉर्टेंट को है, यहाँ इससे पूछेगा क्वेश्चन, इसमें कोई शक नहीं है, और पूछा गया भी है, जाता भी है और जाएगा भी, क्वेश्चन उठाएगा कहाँ से, इसी सबसे। ये आपका चैप्टर का आधार है, ये दोनों, यही परिमेय जब और अपरिमेय मिलता है तो क्या बनता है, वास्तविक संख्या, जो आपका चैप्टर का नाम है, देख लीजिए यहाँ पर, है ना, यही है। आगे देखते हैं अपरिमेय होता क्या है, तो वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके। अब p/q क्या है, तो p/q खड़ा है जहाँ p तथा q पूर्णांक होना चाहिए। कौन पूर्णांक, यहाँ में पढ़ाए थे, यहाँ में पूर्णांक नहीं पढ़ाए थे, वही पूर्णांक होना चाहिए। माइनस वाला संख्या भी, प्लस वाला संख्या भी, साथ में जीरो भी, ठीक है, तो वही कहलाता है पूर्णांक। तो पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन निचल का भैया जीरो नहीं होना चाहिए। अगर निचल का जीरो हुआ तो फिर कहानी खत्म है, समझ गए ना। यहाँ देख लीजिए, आप खुद समझिए। अगर यहाँ पर हम 5 लिखते हैं, ठीक है, अगर नीचे में यहाँ देखिए, अगर नीचे में 3 देते हैं, यहाँ पर p का मान कितना हो गया 5, q का मान कितना हो गया 3। यहाँ देखिए क्या करा, ये q का मान 0 के बराबर नहीं, काटा हुआ बराबर को, ये काट दिया नहीं, क्यों नहीं, तो ऐसा समझिए। अगर हम 5 दे देंगे, यहाँ पर हमें 0 दे देंगे, तो 0 से अगर आप भागा कीजिएगा 5 में, तो बताइए भागा कीजिएगा तो क्या क्या वर्त में लगाइएगा, बताइए ना, 10 बार में, 50 बार में लगा दीजिए, 100 बार में। अगर 1 बार में लगाइए, 1 से गुना 0 तो 0 है ना, फिर से 5, बताइए भागा कहाँ तक जाएगा, अंत है नहीं है। इसलिए कहते हैं q का मान जो है ना, ये q का मान 0 के बराबर नहीं होगा, समझ गए ना। इसलिए बटे में अगर 0 है तो वह संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। इसलिए कहा कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो वह संख्या जो संख्या p/q के रूप में लेगा, कहेगा सर ये संख्या तो p/q के रूप में नहीं है, लेकिन छुपा हुआ, देखिए इसके बटे में कुछ तो क्या है, एक है ना, इसके बटे में कुछ तो क्या है, एक है ना। अब यहाँ देखिए तो है, खुद ब खुद 0 भी है, 0 के बटे में 1 देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सर 0 कैसे हो जाएगा, ये समझिए, ये 0 है, बटे हम 1 देंगे, हम 1 से भगा तो 0 दे सकते हैं, लगे 0 पर में लगा दीजिए 0 गुना 1 0, देखिए काटा कि नहीं कटा ना, यही बात है। अब समझते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए सब में हम छोटका बड़का पढ़े, तो इसको क्यों छोड़ दे, ये तो और इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ते हैं कि सबसे छोटी, सबसे बड़ी तथा 2 क्रमागत मतलब लगातार, 2 लगातार परिमेय संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। कोई कहेगा कि बोलो सबसे छोटका परिमेय संख्या कौन है, अब बताइए, क्या बताइएगा, अरे होता ही नहीं सबसे छोटा, क्या बताइएगा, अंत नहीं है छोटा का, नहीं बड़ा का अंत है, तो क्या बताइएगा, कुछ नहीं, कहिएगा कि ज्ञात करना संभव नहीं है, सीधा सीधा जवाब, समझ गए ना। तो ध्यान दीजिए फिर से, सबसे छोटी और सबसे बड़ी या 2 लगातार, मतलब क्या लगातार संख्या परिमेय संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। सेम बात भी अपरिमेय में ही है, समझ गए, वो भी बात अपरिमेय में बता देंगे। याद रखिएगा, सबसे छोटका परिमेय संख्या, सबसे बड़का परिमेय संख्या या 2 लगातार परिमेय संख्या ज्ञात नहीं कर सकते, क्या ज्ञात करना संभव है ही। चलिए आगे देख लेते हैं। याद रखिए, यह अपरिमेय संख्या, इसी का उल्टा, यह क्या कह रहा है, p/q में नहीं लिखा जा सके, लेकिन अगर कोई लिख दिया तो जैसे समझिए, जैसे कहा क्या, अच्छा अब आप यहाँ √2 लिखे हैं, √3 लिखे, √5 लिखे, √7, √11, सर इसके नीचे में तो आप सब में 1 दे रहे हैं, इसमें नहीं दे सकते, दे सकते हैं, दे दीजिए ना। चलिए 1 हम दे दिए, लेकिन इसमें क्या था, क्या कह रहा था, p और q जो होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, पूर्णांक। p तथा q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ध्यान से देखिए आप, पूर्णांक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पूर्णांक। p और q पूर्णांक होना चाहिए, तो पूर्णांक में √2 का यहाँ पर लाया है, √2 नहीं है, जब √2 है ये नहीं पूर्णांक है, ये परिमेय संख्या कहीं होगा, ये p/q के रूप में लिखाएगा नहीं लिखाएगा, इसीलिए फालतू हो गया 1 देना, मेरा कोई काम का नहीं। ये तो एक तो पूर्णांक हुआ, लेकिन ऊपर वाला क्या है, पूर्णांक हुआ नहीं हुआ, पूर्णांक खड़ा माइनस वाला और प्लस वाला संख्या, इन्हें कहा √2 वाला संख्या, समझ गए ना। आगे देख रहे हैं, तो इसको मतलब कर सकते, इसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे जितना बड़ा रूट वाला जितना संख्या है सब रूट वाला में, अब कहेगा सर √4 हो ना, √4 का वर्गमूल जब निकल रहा है 2, तो कैसे कहेंगे हम, कहेंगे जिसका वर्गमूल नहीं निकलता वह सब संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ में आया। अब देखिए इसी का, इस दोनों का नहीं है, ये दोनों बेटा है किसका, इसका,
वास्तविक संख्या के ये दोनों बेटा हो गया दोनों। अब ये दोनों को जब ये दोनों को इसमें मिला देंगे तो वह क्या बन जाएगा, वास्तविक संख्या। ये दोनों को अगर मिला देंगे इसमें तो वास्तविक संख्या। इसीलिए वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, रियल नंबर। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को। एक साइड में परिमेय, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, परिमेय, ये क्या है, अपरिमेय। अब पूरा मिल गया तो क्या बन गया, वास्तविक संख्या। समझ में आया ना। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या को जो समूह होगा उसको क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। देखिए क्वेश्चन यही से पूछता है। आप तो खाली हल्का फल्का ई पढ़ लिया ये सब, तो पूछेगा क्या क्वेश्चन, देखिए कैसे पूछता है। इससे जो क्वेश्चन पूछेगा बहुत आसान सा, देख लीजिए। आपको ऐसा नहीं देगा, क्या दे देगा, 4 ऑप्शन देगा, क्या निम्न में कौन परिमेय संख्या है। यहाँ देखिए दे देगा क्या, √3, ए में, बी में दे देगा √5, ठीक है, सी में दे देगा, ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए आप 2√2 बटा √2, डी में दे देगा क्या, इनमें से कोई नहीं। हमको पूछा इनमें से कौन परिमेय संख्या है, तो ध्यान से देख लेंगे। परिमेय पूछ रहा है, अपरिमेय पूछ रहा है। तो जब परिमेय कह रहा है तो भैया इसका वर्गमूल निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, तो नहीं होगा। √5 का नहीं निकलेगा। अब यहाँ देखते हैं इससे ये कटता है नहीं कटता है भैया। जब ये कट गया तो यहाँ क्या हो, 1 हुआ। अब ये गुना 2 करेंगे तो 2 होगा। बताइए 2 क्या है, परिमेय संख्या है ना। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, आपको ऐसा भी घुमा के पूछ सकता है कि परिमेय नहीं है, जब परिमेय नहीं है तो क्या है, अपरिमेय। ऐसा ही पूछ सकता है क्वेश्चन, समझ गए। तो क्वेश्चन भी दिखाएंगे, सब करवाएंगे। तो यहाँ तक ये जो है ना ये कंप्लीट हो गया टोटल संख्या। अब लाएंगे क्वेश्चन और उसको देख लेंगे इससे क्या क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए देख लेते तुरंत। तो देखिए हम लोग पढ़ चुके थे संख्या के बारे में, पूरा वास्तविक संख्या था बिल्कुल कंप्लीट। और उस पर क्वेश्चन में हम PDF में क्वेश्चन बना करके लोड कर देंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो उसको भी आप लोग कर लीजिएगा, बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है। तब आंसर भी उसका कीजिएगा। देखिए अब जो है टॉपिक, अगला टॉपिक जो चैप्टर टॉपिक है वह 2 नंबर का टॉपिक, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। देखिए एल्गोरिथम मिलता जुलता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, लेकिन पूरा नहीं मिलता है। इसमें और इसमें थोड़ा अंतर है, समझ गए ना। लेकिन अब उतना हम डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि लिखा हुआ क्या देख रहे हैं, रिविजन क्लास, रिविजन करेंगे, रिविजन में देख लीजिए। अब समझिए, तो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये एल्गोरिथम के द्वारा जो एस्केप क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या परिकलित करने की एक विधि है। तो जानते हैं क्या परिकलित करते हैं, इसके द्वारा क्या निकालते हैं, स्पष्ट दिया हुआ है, देख लीजिए ना, HCF। क्या निकालते हैं, HCF। याद रखिएगा, ऑप्शन में एलसीएम नहीं करके आ जाइएगा, समझ गए ना। याद रखिएगा इस चीज को, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिथम द्वारा क्या ज्ञात करते हैं, तो HCF, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के लिए या एल्गोरिथम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, A बराबर BQ + R, 0 ग्रेटर इक्वल टू R लेस देन B। मतलब 0 जो है, ये 0 से R का मान क्या होना चाहिए, बड़ा और बराबर, लेकिन किससे, B से छोटा। समझ गए ना। आगे देखते हैं। अब इसमें जो है इस पर क्वेश्चन है, ज्यादा विस्तार में जाएंगे। 6 और 20 का HCF ज्ञात करने का किसके द्वारा ज्ञात करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा ज्ञात करेंगे, ठीक है। ये पूछता है 2 मार्क का क्वेश्चन है, ये 2 मार्क में पूछता है, देख लीजिए। तो क्या इसमें बताइए, दोनों में सबसे बड़ा कौन है, 20 है, तो 20 को मानते हैं A। माना कि A बराबर 20 तथा छोटा कौन है, 6, तो B का मान 6 है। समझ गए। इसमें आपको 6 और 20 के जगह वर्ग का संख्या रह सकता है, तो घबराइएगा नहीं, बढ़िया से बना लीजिएगा, ठीक है। अब लिखे A और B को मान ले, तो लिखे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, किससे, एल्गोरिथम से, ठीक है। फॉर्मूला यही होता है, लिख देंगे यहाँ पर A बराबर BQ + R, ठीक है। अब A का मान कितना है, 20, तो 20 दे दिए, बराबर B का मान कितना है, 6, Q का मान अपने मन से लेंगे, Q का मान अपने मन से लेना पड़ता है। अब बताइए 6 से भागा 20 में क्या बार में लगेगा, 3 बार में, 6 के 18, यहाँ 3 दे देंगे। अब शेष कितना बचा, 18 है, 20 में 18 घटेंगे कितना बचेगा, 2। अब यहाँ भी कह सकते हैं कि 0 से ये 8 और लेस देन B का मान यहाँ कितना है, 6। इसका मतलब जो ये हो ना R, वह 6 से हमेशा छोटे होगा, 5 तक हो सकता है, ठीक है। 0 से 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, लेकिन 6 नहीं हो सकता। ये बात ये कह रहा है। अब इसको छोड़ देंगे, आगे ले जाएंगे इसको। अब आगे देखिए, ये जो 6 है वो यहाँ आ जाएगा, ये 2 जो है वो यहाँ आ जाएगा। अब 2 से भागा लगेगा 6 में, क्या वर्ग लगेगा, 3 बार में, सिंपल है। यहाँ 3 लगा देंगे तो 2 3 6, बताइए शेषफल कितना, 0। 8 का मान 0 हो गया ना। जब 8 का मान 0 हो गया तो वही आपका HCF ज्ञात, तो लिख सकते हैं यहाँ पर HCF बराबर कितना, किससे पूरा भागा लगा, 2 से, हो गया HCF बराबर 2। आपका आंसर कंप्लीट। इससे भरका क्वेश्चन भी देगा तो घबराइएगा नहीं, बना लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो है
एचसीएफ और एलसीएम पूछता है किसके द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। इसको भी बढ़िया से एक्सप्लेन कर लीजिएगा, ठीक है, उतना नहीं बताएंगे, थोड़ा एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 50 और 25 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करते हैं, अभाज्य गुणनखंड की तरह से लिख देंगे सोल्यूशन, लिखेंगे 50, लिखेंगे 25, इसको तोड़ देंगे 50 को, इस प्रकार तोड़ते हैं ना, 50 को लिख देते हैं इस प्रकार से तोड़ देते हैं, 2 से 25, फिर यहाँ लगाएंगे 5 से 5, क्या हो गया 2 गुना 5 गुना 5 हो गया ना। चलिए अब 25 को कैसे तोड़ते हैं, तो 5 गुना 5। एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर, एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। अब देखिए यहाँ लिखेंगे एचसीएफ, यहाँ जगह कौन था इसलिए यहाँ लिखे, एचसीएफ हो गया 50 और 25 का, तो क्या लेंगे। अब देखिए एचसीएफ में जो दोनों में मिलता है, तो दोनों में क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, इसमें इधर भी 5 मिल रहा है, दोनों को लिख देंगे 5 गुना 5 25, ये क्या हो गया एचसीएफ। अब एलसीएम के लिए, एलसीएम क्या कहता है, भैया जो मिला वो भी लेंगे, जो नहीं मिला वो भी लेंगे, दोनों लेंगे। तो चलो देखो जो मिलता है उसको पहले मान लीजिए, आप देखिए इसमें है इसका जोड़ा मिला ना, इसमें से कोई एगो ले लेते हैं, ये ले लीजिए, इसमें मिला ना, इसमें से कोई एगो ले लेते हैं, ठीक है। अब जो नहीं मिला, कौन, 2 नहीं मिला तो 2 लेंगे, चलो ना, छोड़ेंगे नहीं, 5 से 5 25 ना 50, एलसीएम कितना हो गया 50, एचसीएफ कितना हो गया 25, समझ में आया। ये है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, तीनों में होता है। और जब बताइए 50 है 25 है 75 हो जाता है, तब कैसे ज्ञात करते, इसका तीनों का निकाल लेते, जो तीनों में मिलता है एचसीएफ में उसी में लेते हैं, जानते नहीं ये बात। और एलसीएम क्या करता है, जो दोनों मिला वो लेंगे, नहीं मिला तो वो लेंगे, एलसीएम में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एचसीएफ में याद रखिएगा जो तीनों मिलता था तीनों में लेते, यहाँ तो 2 बना तो 2 मिला तो 2 में ले लिए। अब देखिए इसी में है, अब अगला टॉपिक में पढ़ते हैं, इसी में वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार है, तो बहुत पढ़ने के लिए, सिद्ध करने के लिए सिद्ध कीजिए कि √2 ये √3 √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो पढ़ा चुके हैं ना, उसको आप 5 बार 6 बार बना लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन टॉपिक जो है वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, जानते हैं वास्तविक संख्या परिमेय अपरिमेय नहीं बोल रहे, वास्तविक उसका भी ऊपर वाला, तो वास्तविक मतलब परिमेय और अपरिमेय दोनों, वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार 3 क्या वो 3। अब कौन कौन, अब यहाँ देख लीजिए, शांत, दूसरा में आ गया अशांत, लेकिन अशांत में 2 गो, अशांत आवर्ती, ठीक है, और क्या आ गया, हटा देते हैं। तीसरा हो गया आपको अशांत अनावर्ती, देखिए इंग्लिश में कह सकते हैं इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, है ना, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, ये रिपीटिंग है, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना, ये टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, मतलब इसको अशांत को अनवसानी भी लिखते हैं, क्या अनवसानी, अनवसानी, ये अनावर्ती है ना, यहाँ देखिए आवर्ती है, आवर्ती मतलब होता है दोहराना, ठीक है, इसका मतलब होता है दोहराना नहीं, ध्यान देखिए, तो इसका नाम बदला भी जाता है, जैसे ये शांत हो गया, अशांत आवर्ती हो गया, अशांत अनावर्ती हो गया। शांत का मतलब जो, जैसे कि शांत में देख लीजिए, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1/5 है, अगर हम 5 से भगा देंगे 1 में, तो क्या इसका दशमलव पूरा खत्म होगा नहीं होगा, देख लेते हैं, ध्यान दीजिए, 5 से भगा देंगे 1 में, नहीं लगेगा 0 देंगे, 5 गुना 10 भगा दीजिए, 0.2 खत्म हुआ, लेकिन नहीं हुआ, जब ये खत्म हो गया तो ये शांत हो गया, जब खत्म नहीं होता तब क्या होता, अशांत। अब अशांत में 2 गो है, ये होता है कि ये होता है, तो अब समझ लेते हैं उसको भी। अब जैसे देखिए 1/3 है, अगर आप 3 से भगा दीजिएगा 1 में, यहाँ देख लीजिए 3 से भगा किस में देंगे 1 में, भगा दे रहे तो कितना और लगेगा, 0 देंगे, 10 देंगे, हम 0 देंगे, 10 हो गया 3 तिया 9, फिर यहाँ 1 हो गया, फिर यहाँ 0 देंगे, 3 तिया 9, कितना हो गया। अब बताइए भगा के खत्म होगा नहीं, लेकिन दोहराना है ना, यही है आवर्ती मतलब दोहराना। तो इस प्रकार के जब कंडीशन होगा तो वो हो जाएगा 2 नंबर वाला, अशांत आवर्ती, ठीक है। अब अशांत अनावर्ती क्या होगा, तो जो नहीं दोहराएगा, नहीं रिपीट करेगा, ना दोहराएगा ना खत्म होगा, ये खत्म नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है इसीलिए अशांत है, लेकिन खत्म नहीं होता, दोहरा रहा है ये, लेकिन ये क्या है, इसमें देखिए, यहाँ देखिए, इसमें जैसे देखिए √2 का मान क्या होता है 1.4 1 4 2 3 7, इस प्रकार से बहुत सारा बढ़ती रहता है, ये खत्म नहीं होता है, दोहरा रहा है, दोहरा भी नहीं कहेगा सर, यहाँ 4 तो यहाँ भी नहीं 4, ये इसको दोहराना नहीं कहते, दोहराना है ही हुआ। अब 3 आया था, इसके बाद 3 बीच में कुछ घुस गया तो दोहराना नहीं हुआ, तो ये हुआ, इसका मतलब है ये नहीं दोहरा रहा, नहीं खत्म हो रहा, ये क्या होगा
अशांत अनावर्ती। जितना भी अपरिमेय संख्या है सबका दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत अनावर्ती। याद रखिएगा कि सर अपरिमेय हो ना, हाँ अपरिमेय हो। अशांत अनावर्ती में केवल अपरिमेय संख्या आता है, लेकिन शांत और अशांत में जो है, इसमें देख लीजिए ना, खुद भी देख लीजिए ना, 1/5 और 1/3 क्या है? परिमेय संख्या। ये दोनों परिमेय संख्या हो गया। जब ये दोनों परिमेय संख्या हो गया तो वह क्या हो जाएगा? शांत और अशांत क्या हो जाएगा? याद रखिएगा। अब ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चन पूछेगा, पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है। तो जब वास्तविक बोल दिया तो दोनों का जन्म करते ऊपर वाला बोल दिया, दोनों का जब फलने को बोल दिया तो हम तीनों ले लेंगे, शांत अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती, तीनों हो गया, ये खत्म। अब दूसरा क्वेश्चन समझिए, पूछेगा परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है? किसका? परिमेय संख्या। तो परिमेय यही दोनों हुआ था, 1/5 1/3, तो परिमेय ये दोनों था, हो गया। शांत और अशांत आवर्ती, ये हो गया परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, दो। अब पूछेगा अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है? अपरिमेय संख्या वही आए हो ना, तो अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती अपरिमेय। तो समझ में आ गया? इसमें से ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है, इसी में से पूछ लेता है, यही दे देगा 0.2 उस पर रेकरिंग। वो यार ये जो रेकरिंग है ना, यही है रेकरिंग। अब बताइए इसमें कौन सी दोहरा रहा है? 3 दोहरा रहा है ना, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर 0.33333 इस पर है, इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं 0.3 उस पर रेकरिंग। कौन दोहरा रहा है? 3 दोहरा रहा है, रेकरिंग लगा दिए। इसका मतलब बताइए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अगर ऐसा संख्या दे तो सीधी बात है अशांत आवर्ती, है ना। आगे देखिए अगर इस पर रेकरिंग है तो मतलब क्या है? इसका मतलब है, इसको विस्तार से लिख सकते हैं 2 रेकरिंग जितना पड़ा है वो संख्या दोहरा रहा है, बार बार दोहरा रहा है ना, ये हो गया 2 इस प्रकार से, ये हो गया क्या? अशांत आवर्ती, इस प्रकार से। अब इसमें ध्यान दीजिए, देखिए अब ये खत्म भी नहीं हो रहा है लेकिन दोहरा तो रहा है, इसीलिए इसमें आ गया। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता, इसी में क्या क्वेश्चन पूछ लेता है समझ लीजिए, 0.2 उस पर दे दे। अब इस पर रेकरिंग दे देगा, कहेगा क्या? उसमें 4 ऑप्शन दे देगा। ए ऑप्शन क्या होगा? 27/90, बी 27/99, सी 28/90, डी 27/100। देखिए ये रेकरिंग जो है ना, ये रेकरिंग को जब हटा देंगे, रेकरिंग का मतलब होता है जितना पर रेकरिंग रहता है ना, उतना नीचे में 9 देते हैं। देखिए ऊपर में क्या ऊपर रेकरिंग है? 2 ऊपर, 2 9 देंगे नीचे, देखिए 2 9 ये ना है, ऊपर में देंगे 27 है ना, 27/2 9, ये हो जाएगा। अगर इसको भगा देंगे तो नहीं हो जाएगा। समझ में आ गया? ये बढ़िया से कंप्लीट हो गया ये, ठीक है। अब इसमें हम एक PDF दे देंगे, ठीक है, उसको बिल्कुल कर लीजिएगा क्वेश्चन करके, ठीक है। यहाँ तक ये खत्म हो गया, ठीक है। चलिए क्लियर कर दिए।